हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। तो जानेंगे कि इंडिया में कब कब बैंक एस्टैब्लिश हुए, पहला बैंक कौन कब एस्टैब्लिश हुआ, कौन से बैंक जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए थे और कौन से बैंक जो थे वो इंडियन के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए थे। आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था वो सबसे पहला बैंक था जिसको सेटअप किया गया था। और वो कब सेटअप किया गया था? 1770 में सेटअप किया गया था। और इसको किसने सेटअप किया था? तो इसको जो है अलेक्जेंडर की कंपनी ने, बाई अलेक्जेंडर कंपनी जो है, ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था वो सेटअप हुआ था। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान को कहाँ पे सेटअप किया गया था? वो किया गया था कैलकाटा में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता ही है कि ब्रिटिशर्स ही आए। ठीक है, ब्रिटिशर्स आए और भी अलग अलग फॉरेन जितने भी रूलर्स थे वो आए। तो पहला बैंक जो सेटअप किया गया था वो 1770 में किया गया था। और इसको किसने सेटअप किया था? तो इसको जो है अलेक्जेंडर कंपनी ने सेटअप किया गया था। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट बैंक आते हैं वो आता है बैंक ऑफ कैलकाटा। अगर आप लोगों ने एसबीआई वाली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है इन तीनों बैंकों के बारे में, जो बाद में चल के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी थी और वही बाद में चल के जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी तीनों बैंकें थी, जिसको इसके बाद बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद जो तीनों बैंक सेटअप हुई थी तो वो कौन कौन सी बैंकें थी। तो सबसे पहले जो हमारी बैंक है वो है बैंक ऑफ कैलकाटा, दूसरा है हमारा बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा है हमारा बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, और इन तीनों को मिला के जो है बनाया गया था और इनको कहा जाता था थ्री प्रेसिडेंसीज बैंक ऑफ इंडिया। इनको जो है तीन प्रेसिडेंसीज बैंक कहा जाता था, क्योंकि ये जो थी, ये तीनों जो है प्रेसिडेंशियल एरिया में जो है ये तीनों बैंकों को सेटअप किया गया था। ये सबसे रिच जगह थे। बंगाल तो वैसे भी बहुत ज्यादा रिच जगह था जहाँ पे ब्रिटिशर्स हमेशा से जो है अपना कब्जा जमाना चाहते थे। इसके बाद जो हमारा बैंक आया वो आया 1863 में, जिसको बोला गया बैंक ऑफ अपर इंडिया। इसको जो है फर्स्ट इंडियन जॉइंट स्टॉक बैंक भी बोला जाता है, मतलब कि इंडियंस ने इसको चालू किया था, इंडियंस ने कुछ मिल के जो है इसको स्टार्ट किया गया था। इसके बाद जो हमारा आता है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक हमारा जो है 1865 में आया था। ये भी हमारा जॉइंट स्टॉक बैंक है जो इंडियंस ने स्टार्ट किया गया था। लेकिन बैंक ऑफ अपर इंडिया जो था बाद में चल के जो है 2 4 10 साल के बाद जो खत्म हो चुका था। लेकिन इलाहाबाद बैंक जो है वो हमारा अभी तक के एक्टिव है। सोचिए उस टाइम का बैंक, उस टाइम कुछ इंडियंस ने मिलकर स्टार्ट किया था और अभी तक जो है वो एक्टिव है। इसके बाद आता है हमारा अवध कमर्शियल बैंक, जो 1881 में सेटअप किया गया था। और इसको जो है कंप्लीटली तरीके से जो है जो मैनेज करते थे वो इंडियन थे, मतलब कि कैपिटल से लेके हर एक काम जो था वो जो है इंडियन करते थे। तो ये जो है लेकिन 1958 में ये आके खत्म हो गया था। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ऐसा पहला बैंक था जो इंडियन कैपिटल से स्टार्ट हुआ था और अभी तक के चल रहा है। ठीक है, इन चारों चीजों में याद रखिएगा, बैंक ऑफ अपर इंडिया फर्स्ट इंडियन जॉइंट स्टॉक बैंक था, लेकिन वो उस टाइम खत्म हो चुका था। लेकिन अभी तक जो बैंक चल रहा है वो इलाहाबाद बैंक है, जो जॉइंट स्टॉक बैंक था, लेकिन अभी तक वो चीजें चल रही हैं। इसके बाद आता है हमारा अवध कमर्शियल बैंक, जिसको कंप्लीट तरीके से जो है इंडियंस ने मैनेज किया था, चाहे उसका कैपिटल हो चाहे उसके काम हो, हर चीजों को जो है हमारे इंडियंस ने मैनेज किया था। लेकिन ये बैंक जो था 1958 में चल के फेल हो गया। इसके बाद आता है हमारा पंजाब नेशनल बैंक, जो हुआ था 1894 में आया था और ये जो है आज तक के चलता है। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमको ये, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि जो हमारी तीन तीन प्रेसिडेंसीज थी, तीन प्रेसिडेंसीज कौन थी? कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे। यहाँ पे आपको दिख रही है तीन प्रेसिडेंसीज। इसी को जो है बाद में चल के, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि इसी को बाद में चल के हमने क्या नाम दिया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया था। ठीक है, इसी को बाद में चल के हमने किसका नाम दिया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हम आरबीआई की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हिल्टन यंग कमीशन आई। उसने बोला हमारे इंडियन से कि देखिए भैया, आपको अपने कंट्री में, ठीक है, आपको अपनी कंट्री में सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश करना होगा। सेंट्रल बैंक क्या होता है ये आप लोगों को बता चुके हैं कि एक ऐसा जो है बैंक होता है, एक ऐसा सुप्रीम बैंक होता है जो हमारी पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई, करेंसी, सब चीजों को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो हमारे उस टाइम में जो है 1926 के बाद जब हिल्टन यंग कमीशन आई तो उसने पहले ही बोल दिया कि आपको जो है एक सेंट्रल बैंक सेटअप करना चाहिए। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक क्यों सेटअप करना चाहिए? तो उसके भी रीजन थे, टू रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए जो है हमारा सेंट्रल बैंक सेटअप होना चाहिए। और दूसरा, टू प्रिंट एंड मैनेज न्यू करेंसी। जो भी हम लोग नई करेंसीज को प्रिंट करते हैं उनको जो है ठीक ठाक रखने के लिए, ब्लैक मनी इकोनॉमी में ज्यादा ना हो, तो इस चीजों को ठीक करने के लिए जो है हमको एक सेंट्रल बैंक की जरूरत पड़ेगी। तो फाइनली जो है हमारा 1 अप्रैल 1935 को
आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन 1937 में, यानी कि 2 साल बाद जो है, इसका एड्रेस चेंज करके क्या रख दिया गया था? मुंबई कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? तो हमारे जो आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और जो हमारे सबसे पहले फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, आरबीआई का अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अभी आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो अभी कौन है? शक्तिकांता दास। ठीक है, अभी देखिए आरबीआई जो है, आरबीआई में उस टाइम जो है, आरबीआई जब उस टाइम 1935 में सेटअप किया गया था, तो उसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पैसा दिया था, कुछ 5 करोड़ का खर्चा आया था। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना खर्चा पार्टिसिपेट किया था, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने भी ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जो उस टाइम मेजोरिटी थी वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की ज्यादा थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कम थी। तो इस टाइम हमारे 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? आरबीआई को जो है पूरा टेक ओवर कर लिया। आरबीआई के सारे शेयर जो थे वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ से निकाल लिए, क्योंकि अगर आरबीआई जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होती तो वो ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे करती, कोई सोसाइटल वेलफेयर पे नहीं करती। लेकिन अब हम लोग आजाद हो चुके थे, अब हमको चाहिए था कि हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम भी अच्छा हो, हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम भी अच्छा हो, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। तो हमको इस एरिया में कुछ काम करना था। तो इस वजह से हमारी गवर्नमेंट ने 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर लिया, यानी कि उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। ये रहा हमारा एंटायर बैंकिंग सिस्टम। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।